उसमें माननीय सांसद जी पधारे अतिथि के रूप में, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं माननीय सांसद जी से आग्रह निवेदन करता हूं कि 2 शब्द अपने सब हम लोगों के बीच में व्यक्त करें। माननीय सांसद जी, ये हमारे उप जिलाधिकारी हैं एसडीएम महोदय बालापन कर रहे हैं। मेरे साथ नारे लगाएंगे, बोलिए बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। आज बहुत खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है और मेरे लिए तो आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आज जब मैं सुबह अजीत नगर गेट घर से निकला तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज 134वीं जयंती है। तो सबसे पहले तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर आप सभी को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज जन्म लिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का आज अनावरण नगला उदैया में बाबा साहब अंबेडकर पार्क में अभी हुआ है। मैं आज सुबह घर से भी जब निकला तो मेरे घर के समक्ष बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है, वो पुरानी थी, तो आज वहां भी एक भव्य प्रतिमा लगाई गई और उसका भी अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। साथियों, आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को धूमधाम से मना रहा है। एक तरह से मैं कहूंगा ये त्योहार जैसा दिन है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि खुशियों के लिए जैसे दीपावली आती है, होली आती है, ईद आती है, हमारे गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव आता है, उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आती है और सब लोग बड़े उल्लास से हम लोग मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के एक महापुरुष। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक देवता के रूप में आए और देवता वो होता है जो देने वाला होता है। मेरे देश के लोगों को उनके हक के लिए, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, उनके हक और अधिकार के लिए अगर किसी ने मान सम्मान के लिए उनकी लड़ाई लड़ी, जीवन में उनको हक और अधिकार दिलाने का काम किया, जो लोग पिछड़ गए थे, जो लोग वंचित रह गए थे, जो लोग शोषित थे, वो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं के कारण पीड़ित थे, जो दलित समाज कहलाता है, उनको हक और न्याय देने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। साथियों, आज के दिन हम लोगों को एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। एक संकल्प हमको जरूर लेना चाहिए कि जो रास्ता बाबा साहब ने बताया है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक रास्ता बताया था, कैसे कैसे यात्राएं सैर करते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे ले गए, कैसे शिक्षा प्राप्त की, लंदन तक पढ़े, वकालत की और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने देश का संविधान, आज देश किससे चलता है? आज देश किससे चलता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम अगर हो सकता है तो संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही हो सकता है। तो ऐसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों में लेकिन 2-3 चीजें बड़ी कष्ट की भी रही है, मैं उनको उल्लेख करना चाहता हूं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हुआ 1956 में 6 दिसंबर को, तो 1955 से वो बीमार हो गए थे। उनका देहांत हुआ वहां जो परिनिर्वाण दिवस आप हम बोलते हैं दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई इस समय की केंद्र की सरकार, मैं कह सकता हूं, मैं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करता हूं। आज तक हमें दुख है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए इतनी भी जगह आपके पार्क की बराबर है, इतनी भी जगह उनकी समाधि के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर नहीं दी थी। अगर दी होती तो आज बहुत बड़ा स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ा एरिया है, वो इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत बड़ा एरिया है, जवाहरलाल नेहरू के लिए है, राजीव गांधी के लिए है, सबके लिए है। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जरा भी स्थान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार बंबई में हुआ था, गिरगांव चौपाटी पे। और गिरगांव चौपाटी पर कैसे जाए बाबा साहब? उस समय की सरकार ने बाबा साहब के लिए हवाई जहाज का इंतजाम नहीं किया था, जिससे बाबा साहब के पार्थिव शरीर को बंबई तक ले जा सके। आज वो लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मैंने भी देखा है वो समय
आज से 30 साल पहले अगर मैं लौट के जाता हूँ, 40 साल पहले लौट के जाता हूँ, किस प्रकार की दयनीय स्थिति मेरी दलित समाज के लोगों की गांव के अंदर, बस्तियों के अंदर होती थी, उनको मान अपमान की क्या स्थिति रहती थी। मैं उस पर लंबाई में नहीं जाना चाहता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन आज परिवर्तन का समय है और आज जहां बाबा साहब ने जन्म लिया महू में, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, वकालत की, लंदन के अंदर जहां बाबा साहब ने पढ़ाई पढ़ी, जहां बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, आज 5 स्थानों पर, और जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, आज 5 स्थानों पर पंचतीर्थ बनाने का काम, भव्य इमारत बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप लोग ये उठा के देख सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज पंचतीर्थ कहलाया, जो भी स्थान बाबा साहब से जुड़े हुए हैं सभी पर भव्य इमारत, स्मारक बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है, चुनाव से पहले एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये एक अफवाह थी। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे आज रहे, कल रहे, हमेशा हमेशा रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, कोई और रहे, संविधान को न कोई बदल सकता है, न आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है। ये विश्वास के साथ आपसे कहता हूं। आपको भ्रम और बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। संविधान को अगर खतरा किसी से है तो वो आज भी कांग्रेस पार्टी से है। 1975 में आपको याद होगा, जब इंदिरा गांधी का हाई कोर्ट से आदेश आ गया था तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। क्या था? बाबा साहब ने तो नहीं कहा कि इमरजेंसी लगाओ। कर्नाटक के अंदर आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों की बात है, कर्नाटक के अंदर 4% आरक्षण मुसलमानों को देने का काम किया ठेकेदारी के लिए। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर कभी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अभी दिया कर्नाटक के अंदर। तो साथियों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो 3 बातें आपको बताई हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही रास्ता है। हमारे आपके पास जमीनें नहीं है, जायदादें नहीं है, खेत नहीं है, खलियान नहीं है, यही एक मजदूरी और श्रमिक का काम हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, हम परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन परिश्रम करते करते पूरे दिन की कमाई शाम में आते आते एक जगह पे खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया। मेरी घर की महिलाएं भी दुखी होती हैं, वो भी परेशान होती हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हम आज संकल्प ले, हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, हम एकत्रित रहेंगे और हम संघर्ष करेंगे अपने हक और अधिकार को पाने के लिए। हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, ये हमको संकल्प करना चाहिए। मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं, आपके सांसद होने के नाते आप सब लोगों ने मिलकर मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया है। आप जहां भी आपको लगता है कि यहाँ राजकुमार चाहर की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, हम और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर पल हर समय आपके किसी भी काम के लिए हम लोग तैयार हैं। आप बताते रहिए, हम काम करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं चेयरमैन साहब को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने किस प्रकार का, देखिए, एक पोखर की आज दृष्टि बदल दी पूरी। नगर में बहुत अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में चेयरमैन साहब एक काम और करिए, मेरे जो श्रमिक हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी व्यवस्था, उनकी क्या क्या समस्याएं, उनके लिए और सारे विभागों का, मैं जिलाधिकारी आगरा को बुलाता हूं, सारे विभागों को बुलाऊंगा, सारे विभागों के अधिकारियों को बुलाऊंगा। एक तरफ हमारी जनता बैठी होगी और एक तरफ अधिकारी बैठे होंगे और सारी समस्याओं का समाधान आपका वही मौके पर बैठ के कराएंगे। आने वाले समय में ये कैंप लगाएंगे। हमारे उपजिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए हुए हैं, बाबा साहब भी नए उपजिलाधिकारी आए हैं, एसडीएम साहब। मैं आपसे भी कहूंगा कि हमारी जो दलित बस्तियां हैं, जो पिछड़ गए, जो पिछड़े, उनके लिए वरीयता के आधार पर आप उनकी समस्याओं को देखिए, उनकी कठिनाइयां क्या है, उनकी समस्या क्या है, उन समस्याओं को नोट करिए, विशेष कैंप लगाइए और उनको समाधान कराने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया और मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे।
उपस्थित है उनसे मेरा आग्रह निवेदन कि मंच पर कृपा पूर्वक पधारे, अपना स्थान ग्रहण कर ले। जोरदार तालियों से आप उनका अच्छा स्वागत अभिनंदन कर देंगे। साथ में भाई सुखवीर सिंह चौहान जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रधान मंच पर अपना स्थान ले लेंगे। विशेष ध्यान रखें कि जिनका नाम नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जनाब मोहम्मद रजा जी श्रद्धापूर्वक मंच पर अपना स्थान ले लें। जिनके नाम में पुकार रहा हूं वही कृपया कर मंच पर रहें। अन्य व्यक्ति मंच पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, ऐसा मेरा आग्रह निवेदन आपसे आग्रह। बोलो भारत माता की बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। आज यहाँ खेरागढ़ नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस नगला भैया के पंडाल में पधारी हमारी इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इस उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय देवी रानी मौर्य जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे गुरुजी पुरुषोत्तम सिकरवार जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंचासीन हमारे प्रिय मित्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रधान सुखवीर सिंह चौहान जी एवं हमारे साथ इस नगर पंचायत में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हमारे सभी सभासदगण, हमारी मातृशक्ति, क्योंकि माननीय मंत्री जी को अन्य के कार्यक्रमों में जाना है, पहले से काफी विलंब हो चुका है, तो सभी के नाम मैं बिल्कुल सम्मान पूर्वक सम्मानित मंच और सम्मानित ये प्रांगण में बैठे मेरे देवतुल्य जनता जनार्दन सभी का यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि अभी आप सब लोगों के सामने माननीय मंत्री जी ने जो नगर पंचायत के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा जिसका लोग दोबारा से जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, उस वाटिका का जीर्णोद्धार हुआ है, उसका लोकार्पण किया। इसके आप सब लोग साक्षी मिले। आज का ये कार्यक्रम एक ऐसे अवसर पर हो रहा है, ऐसे महापुरुष के जयंती पर हो रहा है जिन्होंने इस देश के संविधान की रचना की और उन्होंने इस देश में शोषित, वंचित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के हर व्यक्ति को अधिकार दिया। क्योंकि इतना उनका बड़ा व्यक्तित्व है, इतना महान व्यक्तित्व है कि उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि हम लोग उनके बनाए आदर्श पर चले, उनके बताए रास्ते पर चले। नगर पंचायत खेरागढ़ जब से हम लोगों ने जिम्मेवारी संभाली, हमारे नगर पंचायत के साथियों ने, सभासद बंधुओं ने जिम्मेवारी संभाली, जब से लगातार निरंतर हम लोग तमाम विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। इसी नगला भैया गांव में एक बहुत पुरानी पोखर तालाब हुआ करता था जिसमें बहुत गंदगी रहती थी, सैकड़ों वर्ष पुराना। उसको बहुत ही हमारे सभी कर्मियों ने, सभी निर्माणकारियों ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके और उसको ठीक कराने का काम किया। चाहे पानी की व्यवस्था हो, पेयजल की, जगह जगह ट्यूबवेल लगवाने का काम किया, चाहे पानी के भंडारण की व्यवस्था की बात हो, जगह जगह ओवरहेड टैंक बनवाने का काम किया, CWR टैंक बनवाने का काम किया, जिन गलियों में पाइपलाइन नहीं हुआ पाइपलाइन बिछाने का काम किया। पेयजल के क्षेत्र में हम लोग
खेराने की जो मूल समस्या थी पानी की, जो घर घर टैंकरों पर निर्भर थी, उसको आज हम लोग पूर्ण रूप से बिल्कुल सफल हो गए इसको खत्म करने में। तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत मेरे सभासद बंधुओं का भी आभार है। एवं चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, जगह जगह घर घर हमारा ऑटो कूड़ा उतारने जा रहा है। माननीय मंत्री जी, इस क्षेत्र की जनता का, यहाँ की सभी मातृशक्तियों का इस सारे नेक कार्य में बहुत ही सहयोग मिल रहा है। इसके लिए यहाँ की सभी देवकुल जनता का पुनः मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, इसी नेक नियत के साथ, इसी निष्ठा के साथ, इसी समर्पण के साथ आप सब लोगों के बीच में लगातार नगर पंचायत ऐसी सेवा करती रहेगी। और हर बार बाबा साहब की जयंती पे माननीय मंत्री जी आप यहाँ पधारेंगी, आप यहाँ आएंगी, इस बात का हमको आशीर्वाद देंगी। आपके आने से हमको ऊर्जा मिल रही है, आपके आने से हमको प्रेरणा मिल रही है। तो इसके लिए आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिवार के लोग बैठे हैं, कुछ हमारी मम्मी भाभी हैं, उनकी बहुएं जो भाभी लगती है उनकी वो भी बैठी हैं, वो बता रही नहीं हम ही हैं उनके परिवार में। मैं चलो अच्छी बात है। आज इस कार्यक्रम में आपके बहुत ही कर्मठ और जुझारू चेयरमैन सुधीर गर्ग जी, कृष्णा गर्ग उनकी पत्नी जी जो भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, सुधीर चौहान जी पूर्व प्रमुख हैं, फिलहाल के पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता। मैं आगरा की मेहरबानी तब भी आप हमारे स्वीकार करता और आज बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है। सुरेंद्र लवानिया जी बैठे हैं, भाजपा मंडल के कपिल जिंदल जी बैठे हैं, महेश गर्ग जी रेलवे बोर्ड के सलाहकार हैं, स्वच्छता निर्भर ममता गर्ग कौन है, देखिए आप ही के कारण 7-8 लोगों को स्वच्छता का वो मिला है सम्मान, बड़ी अच्छी बात है। सुनीता भास्कर जी जो पार्षद बैठी थी अभी, बच्चू मास्टर जी, सतीश भास्कर, रामबाग नेता जी, धर्मेंद्र वर्मा एवं सभी सभासद और सभी खेलाकर के मेरे भाइयों बहनों, साथी अभिनेता मोहम्मद रजा, प्रमुख समाज सेवी रंगूलाल गोयल, प्रधान प्रधान ढाकर के वीरेंद्र मुगल जी, मैं आप सभी का अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ भाइयों और बहनों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जो जयंती मन रही है वो केवल भारत में नहीं बन रही, दुनिया के 128 देशों में बन रही। इतने महान बाबा साहब जिनके बारे में लिखा गया है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर आज मैं समरसता भी देख रही हूँ। मुझे लग रहा है ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं है। यहाँ का जाटक समाज बैठा है तो हमारा बनिया समाज भी बैठा है, ठाकुर समाज भी बैठा है, ब्राह्मण समाज भी बैठा है। बाबा साहब यही तो चाहते थे कि सब एक हो जाएं, एक मिल के रहें, एक साथ काम करें। और आज मैं उदया नगले में वो दृश्य देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बाबा साहब की जो एक झांकी गई है, ऐसा पूरा आगरे में उमड़ा हुआ है ये सब। मैं इतनी जगह होके आ रही हूँ, बिल्कुल पूरा उमड़ा हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब बाबा साहब कोई एक समाज के नहीं है, एक जाति के भी नहीं है। उन्हें केवल हम जाटक समाज का मान लें या जाटक जाति का मान लें, बाबा साहब तो एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पूरे भारत को अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने बताई कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, हमें आर्थिक रूप से भारत कैसे मजबूत हो। और उन्हीं के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भीम ऐप चलाई। मैं बाबा साहब की जीवनी के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, आप सब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, कैसे वो पढ़े, कैसे विदेश गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से आती हूँ और यहाँ बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, कि बाबा साहब के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, मैं वो बातें आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि भाइयों, आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भी भगवान बुद्ध थे। उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा लेके शांति और अहिंसा का पाठ भारत में हो, सब उनका जो नारा था वो बड़ा सार्थक था। संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि जातियों से लड़ना है हमें, संघर्ष का मतलब है हमें कुरीतियों से लड़ना है। जो कुरीतियां व्याप्त है वो कैसे खत्म है, हमें खत्म करना है। और संगठित रहेंगे तो सब लोग, देखो भैया, अगर वो संगठित है और आप भी संगठित है तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा। वो जानते हैं कि इनमें भी दम है, इसलिए संगठित भी रहना चाहिए, सही बात है। लेकिन मैं बाबा साहब के विचार भी बताना चाहती हूँ। बाबा साहब का कहना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहाँ की उस समाज की महिलाओं से होता है, उस समाज की महिलाओं की क्या स्थिति थी उससे होता है। उनका मानना था कि महिला की उन्नति तभी संभव है जब उन्हें घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिला की शिक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब जो कार्य हो रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिख के गए हैं, जो पूरी दुनिया से अच्छी अच्छी बातें थी वो उन्होंने संविधान में लिखी, और उसी संविधान को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानकर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहते हैं। हम अगर वही आगे लाते रहेंगे, वही योगदान होते रहेंगे कि छुआछूत में वो जिए, छुआछूत में उनको ये हुआ वो, अब हमें उस परिस्थिति से आगे निकलना है और बहुत आगे निकल भी गए। अब उन बातों को पीछे छोड़ दो, जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब हम आगे कैसे बढ़ें, हमारे बच्चे तरक्की और उन्नति कैसे करें। आज मैंने उदय नगरी का आपको अभी थोड़ा सा बताया कि किस तरह हम इतनी मिट्टी में देखने इस गांव में जाते थे, आज कितना विकसित हो गया भैया का गांव, कितना आगे निकल गया है। यहाँ मुझे कुछ उद्योग की फैक्ट्री भी दिखी करता या कुछ कारोबार भी लग गए हैं, तो इतने काम हो रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। बताइए, चमड़े के गलीचे, जैकेट और क्या क्या कारोबारियाँ हो रहा है, तो वो बड़ी बात है। इससे बहुत लोगों को कारोबार भी मिल रहा होगा, व्यापार भी मिल रहा होगा और लेबर भी मिल रही होगी, जिससे उनके घर चल रहे होंगे। भारत में फिर से धम्म की ज्योति जगी है, और ये धम्म की ज्योति, ये बाबा साहब ने जब कहा कि मैं अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण के प्रचार में बिताऊंगा, तो प्रधानमंत्री जी उसी बाबा साहब के विचार को लेके 23 में उन्होंने पहली बौद्धों की जो दुनिया की समिट हुई थी उसमें वो गए, उसमें प्रतिभाग किया, उन्होंने मेजबानी की, उन सबको भारत बुलाया और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए नरेंद्र मोदी ने बौद्ध समिट किया। 24 में एशियाई बौद्ध समिट का हुआ, एशिया के लोग आए, बौद्ध धर्म के लोग माने गए। ये बाबा साहब का तो सपना था कि बौद्ध धर्म भारत में पनपे। सारनाथ, बौद्ध गया, वैशाली, कुशीनगर और विक्रमशिला जैसे बौद्ध स्थलों का अगर निर्माण कराया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है। रोजगार को गति देने की बाबा साहब बात करते थे। प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग जो कभी 142 पे थी उसको घटा के 63 पर ले आए। इतना व्यापार भारत में अब होने लगा है। बिजनेस समिट हो गई है, लखनऊ में हुई, इतने MOU साइन हुए हैं, इससे कितने लोगों को, गरीब लोगों को इसमें काम कर मिलेगा। ये बाबा साहब का सपना है जिसे प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ शिक्षा के जरिए अपने सपनों को साकार करने का जो बाबा साहब ने सलाह दिया था, उसी को आज प्रधानमंत्री जी 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की है। मेडिकल की सीटें दुगनी हुई हैं और
2024 तक 7 नए IIT कॉलेज यूनिवर्सिटी, 8 नए IIM और 15 नए एम्स की स्थापना हुई है। इतना काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था कि हमारे बच्चे भी IIT पढ़ें, IIM करें, मेडिकल में जाएं, तो उन सब की कॉलेजों के की व्यवस्था आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अभी बता रहे थे कि पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी पता नहीं आप लोग कहाँ से भर के लाते थे। साथ में अच्छा है, अच्छी बात की है कि पानी की व्यवस्था की है, लेकिन हमारे बाबा साहब कहते थे कि जल का न्यायपूर्ण वितरण सामाजिक न्याय का आधार है। वो जानते थे क्योंकि उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिख के खुद ने तो विष पी लिया, लेकिन सबको अमृत देके गए। आरक्षण की ऐसी व्यवस्था करके गए हैं कि हमारे बच्चे IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और मेरी तरह कोई राजनीति में आए तो उसे भी आरक्षण का लाभ मिले और वो भी गवर्नर बने, जैसे मैं उत्तराखंड की गवर्नर थी इससे पहले और आज मंत्री हूँ आपके बीच में। तो ये बाबा साहब जो करके गए, इसको अगर पूरा कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर घर को नल की जो व्यवस्था की है, हर घर में नल लगेगा, पानी आएगा, कोई भेदभाव की बात ही नहीं रहेगी। ये कार्य हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये भी वो बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं। संविधान की मूल भावना के बारे में मैंने बता दिया कि बाबा साहब जो सबके लिए लिखते गए और वो कहते भी थे संविधान कोई वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवन जीने का माध्यम है और इसकी आत्मा युगों युगों तक बनी रहेगी और आज बनी हुई है। बाबा साहब को गए जब संविधान लिखा होगा तो लगता है 150 साल तो हो ही गए। इस 47 में लिखा गया था, तो बाबा साहब के उस सपने को आज प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं। इसलिए भाई आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने मेरे जाटर समाज के हैं भाई बहन बैठे हैं, कोई संविधान को बदल नहीं सकता। प्रधानमंत्री खुद कहता है कि मैं चाहूँ तो मैं नहीं बदल सकता, तो केवल आपको बरगलाने का काम किया है कि ये भाजपा संविधान बदल देगी। अरे संविधान बदल देती तो क्या आदिवासी बेटी एक राष्ट्रपति होती है जो सर्वोच्च पद पर बैठी है? क्या जाटक बेटी आपकी कोई राज्यपाल बनती? हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम राज्यपाल बनेंगे। वो काम भाजपा ने किया है। मंत्री क्या कोई महिलाएं बनती हैं? मुझे मंत्री बना के ये काम किया है। अनेक दलित समाज के भाइयों बहनों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसलिए आप किसी के बरगलाने में नहीं आओ, किसी की गुलामी नहीं करनी है। हमें भी पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। कोई हमसे जबरदस्ती अब काम नहीं करवा सकता, कोई हमारा वो अपमान नहीं कर सकता। अब हमें केवल आगे का रास्ता अपना देखना है। जो बाबा साहब सूरज दिखा के गए हैं संविधान के रूप में, उसी के अनुसार हमें चलना है। इसलिए अपनी गुलामी को भी हमें स्वयं ही समाप्त करना होगा। ये बाबा साहब कहते थे। वो कहते थे किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति के आधार पर है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटियां जो पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ने दीजिए, उनको रोकिए मत, उन्हें आगे बढ़ाइए। क्या पता उनमें कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है। वो IAS बन सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है। और भाइयों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोई बेटी पढ़ जाएगी तो वो 2 करोड़ का नाम ऊपर करेगी, माता पिता का भी करेगी और ससुराल में सास ससुर का भी करेगी। इसलिए बेटियों को कम मत आको। प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, इसलिए उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का फार्मूला दिया कि हमारी बेटियां बचे भी और पढ़े भी और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ससुराल जाए तो सास ससुर का नाम रोशन करें। हमारी बहनें जो बैठी हैं वो स्वयं सहायता समूह से आत्मनिर्भर हों, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। और स्वयं सहायता समूह आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बना के महिलाओं को काम दे रही है, रोजगार दे रही है। आप लोगों की पढ़ाई का तभी मतलब है, जितनी भी सरकार की योजना है उनका हमें लाभ लेना चाहिए। भाइयों 2-3 बातें बस मुझे और कहनी है। बाबा साहब को जो महामानव थे, जिन्हें ईश्वर ने केवल जो दलित
पिछड़े कुचले समाज थे, उनका भला नहीं हो पा रहा था, उनके साथ छुआछूत हो रही थी, तो ईश्वर ने उन्हें एक देवदूत के रूप में इस पृथ्वी पे भेजा और इस पृथ्वी पर आके, इस भारत भूमि पर आके उन्होंने उन्हीं के उद्धार के लिए काम किया, संविधान लिखा। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। लेकिन मुझे कहने में आज बड़ा दुख हो रहा है कि उनको इतनी सरकारें आई, किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। अगर भारत रत्न दिया तो भाजपा समर्थित सरकार वीपी सिंह की सरकार ने उन्हें दिया, सब 90 में उन्हें भारत रत्न मिला। अगर बाबा साहब जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पढ़े, जहाँ दीक्षा ली, जहाँ उनकी समाधि है या जहाँ पर उनका जन्म हुआ, ये पंचतीर्थ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो साधारण मानव नहीं थे, वो महामानव थे। उन्होंने जितने ये हम उनके पंचतीर्थ बनाएंगे, तो पंचतीर्थ बना के उनकी जन्मभूमि मऊ, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई को पंचतीर्थ का नाम दिया। भाइयों बहनों, मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, बाबा साहब महामानव थे। गांधी जी और नेहरू जी के समय वो केवल समाज के लिए, दलित पिछड़े गरीबों के लिए कार्य कर रहे थे। वो अपनी बात पर अड़ जाते थे और अपनी बात पे इतना अड़ जाते थे कि उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। जब उनकी मृत्यु हुई, दिल्ली में अंतिम सांस ली, तो कहा गया कि इनकी समाधि भी दिल्ली में बननी चाहिए, लेकिन उनकी समाधि दिल्ली में नहीं बन रही थी और उनको एक प्राइवेट प्लेन से, एक प्राइवेट जहाज से बम्बई भेज दिया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। और जिस जहाज से वो गए उसका भी उस समय की सरकार ने किराया मांगा। ये कितने दुख की बात है हम लोगों के लिए कि जो महामानव समाज की एकता के लिए, भाई बंधुत्व के लिए, आरक्षण के लिए, कभी और तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री भी कहती थी कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनी हूँ तो संविधान के कारण बनी हूँ। आज भाइयों, उनकी समाधि दिल्ली में क्यों नहीं होनी चाहिए थी? जब राजीव गांधी की, संजय गांधी की, नेहरू जी की, इंदिरा गांधी की इनकी बन सकती है, तो बाबा साहब की क्यों नहीं बन सकती थी? क्यों नहीं बनने दी इन्होंने भेदभाव किया। इन्होंने बाबा साहब को कि ये ऊंचे, हमसे बड़े नेता नहीं बन जाए, इन्हें ज़्यादा लोग नहीं जाने, इसलिए उनकी समाधि दिल्ली में नहीं बनने दी। ये बाबा साहब का मैं तो कहती हूँ कि उनके मरणोपरांत भी एक तरह से अपमान ही हुआ था। उसको हमें सोचना पड़ेगा। आज ये संविधान की किताब लेके घूम के आपको बरगलाते फिरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल गई। अरे संविधान तो तुम बदलते रहे, इमरजेंसी तुमने लगाई, मेरे बहुत सारे कानून तुमने बदले, बाबा साहब को कोई सम्मान नहीं दिया। उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। मुझे यही आपसे बात करनी थी। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब जो हमें सपने देके गए हैं, उन सपनों को हमें समाज को दिखाना है, बड़े बड़े सपने दिखाना है और समाज को, जो दलित है, पिछड़े हैं, उनको आगे ले जाना है, महिलाओं को आगे ले जाना है। तभी हम बाबा साहब के सपने को पूरा कर पाएंगे। यही बात मैं आपसे कहने आई थी। उदैया के, नगला के जितने भी मेरे भाई लोग बैठे हैं, मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा मेरा स्वागत किया, मुझे बुलाया। देखिए आपके विधायक जी भी आ गए, मैं इनका स्वागत करती हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 40 साल पुराना विवाद चला था आपस में, तो मैंने उन सबको बुलाया, इकट्ठा किया और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से वो 40 साल वाला विवाद मैं निपटा के आया हूँ। और मूर्ति की अभी काम चल रहा है, मुझे मूर्ति की चबूतरा बनवा करके उसका रास्ता लेकर के, जब विवाद था उसको खत्म करा करके उसकी 4 दीवारी बना करके कहीं बगीचे रूम में स्थापना हम लोग करेंगे। निश्चित आज इस बार आप लोग खिलाकर आए, मैं आमंत्रित करूंगा, अगली बार कार्यक्रम हम लोग वहाँ बदौली में करेंगे। ऐसा आप उसकी मैं करूँगा। तो वो बहुत पुराना विवाद था। बात करिए आपको सब संज्ञान होगा। कपिल चंद्र जी हमारे साथ में तो मेडल रची, लेकिन बहुत बड़ा इशू था वहाँ पर, लेकिन आपके सबके आशीर्वाद से वो निपट गया। लेकिन जल्दी बात करके तो जो कभी एक कारण में भी एक मूर्ति की आज हम लोग ने प्रतापन किया है, स्थापित किया है। वहाँ 1,05,000 की मूर्ति वहाँ जयपुर से आई है
आज उसको बन रहा है, वो कुछ काम कर रहा था, लेट हो गया था, शाम को 5 बजे वहाँ भी कार्यक्रम रखा हुआ है। साथियों, ज्यादा बात न कहते हुए यही सब साथ आप लोग इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, और निश्चित से आज जो बाबा साहब ने हमको दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। आज मैं इस मंच पर इस बोलने लायक जो रखा है वो बाबा साहब की देन है, किसी और की देन नहीं सकता। आज सम्मेलन नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण इस मंच पर बोलने का हमें अधिकार नहीं मिलता। इस बाबा साहब की देन है। साथियों, निश्चित से अपने महापुरुषों को इसी प्रकार से हम लोग याद करते रहे, और निश्चित से इन्हीं का आशीर्वाद, उनका स्नेह है। बाबा साहब वाकई में इतने योग विश्व के माने हुए, जिनको 32 भाषाओं का ज्ञान था और 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 में उन्होंने पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। ऐसे शिक्षाविद, विधि के सलाहकार और तमाम उन्होंने इस देश के लिए किया, वो बहुत भुलाया नहीं सकता। इन सब के साथ अपनी वाणी को नाम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। साथियों।